ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपोप्रोलिफरेटिव अनीमिया। जिसमें मैंने सब टाइप्स बताए थे, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, बेस्ड ऑन द साइज एंड द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। उसमें सबसे माइक्रोसाइटिक अनीमिया के कॉजेज कौन से थे? सीता, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया ट्रेट विच इज थैलेसीमिया माइनर, एंड लास्ट वन इज अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। सबसे पहले हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, ये वो सब। तो टोटल बॉडी आयरन स्टोर्स कितने होते हैं? इन मेल इट इज़ 50 मिलीग्राम पर केजी, इन फीमेल इट इज़ 40 मिलीग्राम पर केजी। जो हमारा बॉडी में 100% मतलब आयरन जो होता है उसमें से मेजॉरिटी इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। 65% मेजॉरिटी इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड सम इन मायोग्लोबिन, बट मेजॉरिटी इन हीमोग्लोबिन। 25% इज़ इन द स्टोरेज फॉर्म या फिर बाउंड फॉर्म। और ये आयन किससे बाउंड रहता है? बाय फेरिटिन विच इज़ मोस्ट अबंडेंट। तो अगर हमें आयन स्टोरेज फाइंड करना हो तो हम क्या मेजर करेंगे? सीरम फेरिटिन विच टेल्स अस अबाउट द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयन। और दूसरा है हीमोसिड्रिन, 3 to 4% मायोग्लोबिन बता दिया। अब ये दूसरा है लेबाइल पुल। लेबाइल पुल मतलब ज़रूरत के हिसाब से आयन कहीं पे भी जा सकता है। लाइक कोई भी एंजाइम स्पेसिफिक ऑर्गन में एंजाइम प्रेजेंट होगा तो उसमें आयन होगा, तो वहाँ अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वहाँ पे जा सकता है। ये हो गया लेबाइल पुल। दूसरा है ट्रांसपोर्ट आयन विच इज़ ट्रांसफेरिन, जो सबसे कम मात्रा में होता है, ट्रांसफेरिन। ओके, तो मेजॉरिटी इज़ हीमोग्लोबिन, सेकेंड वन इज स्टोरेज फॉर्म, इसमें भी मेजॉरिटी इज़ फेरिटिन। और दूसरा है हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन तभी होगा जब आयन लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा, तभी हीमोसिड्रिन प्रेजेंट होगा, जबकि नॉर्मली इट इज़ फेरिटिन विच इंडिकेट स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयन। फिर है मायोग्लोबिन, लेबाइल पुल विच इज़ 2 to 3%, एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट आयन विच इज़ ट्रांसफेरिन। अब नॉर्मल डाइट कंटेन्स 10 to 20 मिलीग्राम ऑफ आयन, और उसमें से भी सिर्फ 10% इज़ एब्जॉर्ब्ड। ओके, नॉर्मली हम 10 to 20 मिलीग्राम ऑफ आयन लेते हैं, उसमें से भी सिर्फ 10% एब्जॉर्ब होता है। तो हम बेसिकली 1 मिलीग्राम आयन हम लेते हैं टोटल डेली डाइट में हम कंज्यूम करते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम देखते हैं आयन एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो 2 टाइप के आयन होते हैं, ठीक है। एक होता है हीम आयन विच इज़ Fe+2, हीम आयन इज Fe+2, एंड नॉन हीम आयन विच इज़ Fe+3। हीम आयन हमें मिलता है बाय नॉन वेज डाइट विच इज़ 25%, और नॉन हीम आयन हमें मिलता है बाय वेज डाइट थ्रू प्लांट्स विच इज़ 75%। अभी जो Fe+2 आयन या हीम आयन होता है, इट रिक्वायर्स नो चैनल फॉर एब्जॉर्प्शन, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब Fe+3 या नॉन हीम आयन को चैनल चाहिए होता है फॉर एब्जॉर्प्शन। अ मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज़ अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, डिओडिनम, एंड स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है बाय जिजोनम। तो मेजॉरिटी एब्जॉर्प्शन आयन होता है इन द डिओडिनम। अब ये सपोज हमारा डिओडिनल सेल है, दिस इज द अपाइकल एंड दिस इज द बेसोलेटरल एंड। ये होगा ल्यूमन, यहाँ से आयन आया। अगर हीम आयन है, नॉन वेज डाइट है, हीम आयन विच इज़ Fe+2 डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर नॉन हीम आयन है मतलब Fe+3, तो उसे कन्वर्ट करना होगा इनटू Fe+2 स्टेट। तो वो कौन करता है? डी साइट बी, मतलब डिओडिनल साइटोक्रोम बी रिडक्टेस। ओके, डिओडिनल साइटोक्रोम बी रिडक्टेस, और साथ में एसिडिक पीएच भी हेल्प करता है। तो Fe+3 को Fe+2 कन्वर्जन में कौन हेल्प करता है? डिओडिनल साइटोक्रोम बी रिडक्टेस और एसिडिक पीएच। तो Fe+3 कन्वर्ट हो गया इंटू Fe+2। अब ये ट्रांसफ़र हो सकता है इन द डिओडिनल सेल। तो ये ट्रांसपोर्ट भी कौन करवाता है? डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, या फिर दूसरा नाम है NRAM2। ओके, NRAM2 डाईवेलेंट इसलिए नाम क्योंकि ये +2 चार्ज वाले कोई भी मेटल को लाइक जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, उनको ट्रांसफ़र करवा सकता है। डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, ये स्पेसिफिक नहीं है Fe+2 के लिए, बहुत सारे मेटल्स ट्रांसफ़र करवा सकता है। मेटल्स मतलब आयंस। अब Fe+3 कन्वर्ट टू Fe+2, Fe+2 अंदर आ गया इन डिओडिनल सेल। अब अंदर आने के बाद ये या तो स्टोर हो सकता है यहाँ पे, या तो एब्जॉर्ब हो सकता है फॉर यूटिलाइजेशन, लाइक इन एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम, एरिथ्रोपोइसिस इन बोन मैरो। कि अगर स्टोर होना होगा तो Fe+2 विल कन्वर्टेड इनटू Fe+3 एंड विल बाइंड टू फेरिटिन एंड विल बी स्टोर्ड इन द डिओडिनल सेल।
ओके, Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा इन Fe+3, फिर फेरिटिन से बाउंड हो जाएगा और इट विल बी स्टोर्ड इन द ड्यूडेनल सेल और बाकी बहुत सारी जगह, लीवर में, एंट्रोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस में। ये बेसिकली वो मेजॉरिटी इन द लीवर। ये हो गया स्टोरेज फॉर्म फेरिटिन, Fe+3 फॉर्म इन लीवर। अब ये Fe+2 अगर इसे एब्जॉर्ब बनाओ तो Fe+2 बेसोलेटरल एंड से बाहर आएगा इनटू द सर्कुलेशन। तो किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ फेरिटिन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर फेरिटिन। फिर से बोलता हूँ, डिओडिनल सेल से Fe+2 को अगर सर्कुलेशन में आना होगा तो Fe+2 डिओडिनल सेल से सर्कुलेशन में आएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर नोन एज फेरोपोर्टिन। फेरोपोर्टिन की वजह से Fe+2 बाहर आ गया। Fe+2 को वापस कन्वर्ट होना पड़ता है Fe+3 में ट्रांसफ़र होने के लिए टू द साइट ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन। तो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कौन करता है? हेफेस्टिन या फिर सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन खाली ब्रेन में होता है। ओके, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है हेफेस्टिन विच कन्वर्ट्स Fe+2 इंटू Fe+3। अब Fe+3 इट विल बाइंड टू ट्रांसफेरिन और फिर इट विल बी सेंड टू बोन मैरो एंड वेरियस अदर साइट्स फॉर इट्स यूटिलाइजेशन। मोस्टली जाता है इन द बोन मैरो फॉर एरिथ्रोपोइसिस। याद रखना, ट्रांसफेरिन कैन ओनली बाइंड Fe+3 और एक ट्रांसफेरिन बाइंड कर सकता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयन को। ये था आयन एब्जॉर्प्शन। फिर से अगर शॉर्ट में बोल दूँ, ये ल्यूमन है, डायट्री आयन आया, हीम आयन Fe+2 डायरेक्टली एब्जॉर्ब, फिर Fe+3 होगा कन्वर्टेड इनटू Fe+2 बाय डिओडिनल साइटोक्रोम B रिडक्टेज। Fe+2 ट्रांसफर इनटू द सेल बाय डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 या NRAMP2। Fe+2 या तो स्टोर हो सकता है विच विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ Fe+3 बाउंड टू फेरिटिन। अगर यूटिलाइज होना होगा तो इट विल बी एब्सॉर्ब इनटू द सर्कुलेशन। और Fe+2 बाहर कैसे आएगा? इनटू सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फेरोपोर्टिन। Fe+2 बाहर आ गया, फिर कन्वर्ट होगा इनटू Fe+3 विद द हेल्प ऑफ हेफेस्टिन या फिर सेरुलोप्लाज्मिन। Fe+3 will bind to transferrin and will be sent to its different sites for utilization like bone marrow for erythropoiesis. अब these are the factors affecting ion absorption। तो ये फेवरेबल फैक्टर है और ये इनहिबिटरी फैक्टर। फेवरेबल फैक्टर में एसिडिक pH, हीम आयन मतलब Fe+2 आयन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब जो Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर सकते हैं वो। तो एग्जांपल फ्रुक्टोज, लैक्टेट, एस्कॉर्बिक एसिड, सिस्टीन, सॉर्बिटॉल, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इनहिबिटरी फैक्टर में अल्कलाइन pH, टैनिन्स, फाइटेट्स एंड ऑक्सलेट्स। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन एब्जॉर्ब। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है हेप्सिडिन के बारे में। तो हेप्सिडिन इज़ द सेंट्रल या फिर की रेगुलेटर ऑफ आयन मेटाबॉलिज्म या फिर आयन एब्जॉर्प्शन। ओके, हेप्सिडिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। अब हेप्सिडिन इट एक्ट्स ऑन द फेरोपोर्टिन जो Fe+2 को डिओडिनल सेल से सर्कुलेशन में लाने में हेल्प करता है। ओके, हेप्सिडिन एक्ट करता है ऑन द फेरोपोर्टिन। अब हेप्सिडिन इट डाउन रेगुलेट्स फेरोपोर्टिन, मतलब हेप्सिडिन अगर एक्ट करेगा तो फेरोपोर्टिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से Fe+2 सर्कुलेशन में नहीं आ पाएगा, तो फिर सीरम आयन कम हो जाएगा, सीरम आयन लेवल। तो अगर हेप्सिडिन एब्सेंट होगा या फिर म्यूटेशन होगा, तो हेप्सिडिन एब्सेंट है मतलब फेरोपोर्टिन को भी डाउन रेगुलेट कोई नहीं करेगा, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो आयन एब्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से हमें होगा हीमोक्रोमेटोसिस। ओके, अगर एब्सेंट होगा या म्यूटेशन हुआ होगा तो इट विल कॉज एक्सेस आयन एब्जॉर्प्शन। और अगर हेप्सिडिन का लेवल बढ़ेगा तो ये कुछ ज़्यादा ही डाउन रेगुलेट कर देगा फेरोपोर्टिन को, तो इसकी वजह से आयन एब्जॉर्प्शन होना होगा वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा या फिर इनहिबिट हो जाएगा, तो देयर विल बी नो या फिर ब्लॉक्ड आयन एब्जॉर्प्शन, तो फिर सीरम आयन लेवल कम हो जाएंगे। इसे हम बाद में अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज में भी पढ़ेंगे। तो ये था पूरा आयन मेटाबॉलिज्म एंड आयन एब्जॉर्प्शन। अब आयन का एक्सक्रीशन देखते हैं, तो आयन का एक्सक्रीशन कहाँ से हो सकता है? आयन का एक्सक्रीशन देखें तो हो सकता है इन द फीकस, यूरिन, स्वेट एंड स्किन डिस्क्वेमेशन। तो ये था पूरा बेसिक्स ऑफ आयन मेटाबॉलिज्म।